सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग के एमसीक्यूज, जिस पे आज हम लोग टोटली फोकस कर रहे होंगे क्लस्टरिंग टॉपिक पर, राइट। सो ये हम लोग दिमाग में रख के चल रहे हैं कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके हिसाब से जो भी हमारा नया अपडेट सिलेबस है डेटा वेयरहाउस डेटा माइनिंग को लेके, उससे रिलेटेड मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं उसको सॉल्व करेंगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। आसानी से सारे क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे और करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं सिंपल। तो मैं जरा अपनी पेन को ले लूँ, राइट। पहला क्वेश्चन ये है कि जो भी मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, राइट। मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम मतलब जैसे अगर आप नेटफ्लिक्स चलाते हो, अमेजॉन प्राइम चलाते हो, तो उसमें देखो कि आपको एप्स क्या करते हैं, कुछ टाइम के बाद आपको मूवीज रिकमेंड करने लगते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से, राइट। तो जो भी ये मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम होता है ये इंटरनली क्या यूज करता है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन यूज करता है, राइट। दूसरा ये क्या यूज करता है अपने अंदर, क्लस्टरिंग यूज करता है। क्लस्टरिंग का मतलब जो सेम तरह के डेटा है उसको ग्रुप कर देना उसी तरह के एलिमेंट के साथ, राइट, एक क्लस्टर बनाने के लिए। दूसरा मतलब क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग हो गया। तीसरा मूवी रिकमेंडेशन से क्या यूज करता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो मूवी रिकमेंडेशन के अंदर ये तीन चीजें आती हैं, पहला क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो देखते हैं 1 2 3 ये कहाँ पे दिया ऑप्शन में, 1 2 3। करेक्ट आंसर क्या होगा, ई, राइट, 1 2 3। जब भी मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम की बात हुई तीन चीज उसमें हमेशा इन्वॉल्व होगा, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। फाइन, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सेंटिमेंटल एनालिसिस किस चीज का एग्जांपल है। सेंटिमेंटल एनालिसिस किस चीज का एग्जांपल है या कहाँ कहाँ यूज होता है, किस में यूज होता है। याद रखना कि जब भी बात होती है सेंटिमेंटल एनालिसिस की तो हम किसको इग्नोर कर देते हैं, क्लस्टरिंग को। वी सिंपली इग्नोर क्लस्टरिंग, क्योंकि क्लस्टरिंग के अंदर कोई भी सेंटिमेंटल एनालिसिस नहीं होता है, राइट। सेंटिमेंटल एनालिसिस किसके अंदर यूज करते हैं, रिग्रेशन के अंदर, क्लासिफिकेशन के अंदर और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर, राइट। बट वी कैन नॉट यूज द सेंटिमेंटल एनालिसिस इन दिस क्लस्टरिंग, राइट। तो सही आंसर क्या होगा, 1 2 एंड 4। यहाँ पे कहाँ दिख रहा है 1 2 4, यस, करेक्ट ऑप्शन इज ई। फाइन, नाउ जो थर्ड क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि क्या डिसीजन ट्रीज को मैं यूज कर सकता हूँ क्लस्टरिंग को परफॉर्म करने के लिए। यस, अगर कोई आपसे पूछे क्या डिसीजन ट्री को मैं यूज कर सकता हूँ फॉर परफॉर्मिंग क्लस्टरिंग, द करेक्ट आंसर इज यस, बिल्कुल डिसीजन ट्रीज को मैं यूज कर सकता हूँ क्लस्टरिंग को परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर डेटा क्लीनिंग। मतलब इसमें से ये मेरे पास दो यहाँ पे टेक्निक दी गई है, इन दोनों में से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी कौन सी होगी डेटा क्लीनिंग करने के लिए, है ना। क्लस्टर एनालिसिस से पहले मैं क्या करता हूँ, डेटा क्लीनिंग करता हूँ। तो डेटा क्लीनिंग करने के लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी इन दोनों में से क्या होगा, जब मेरे पास जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं वो क्या हो, लेस हो जितने भी मुझे चाहिए उससे। मतलब मुझे जितने भी डेटा पॉइंट की जरूरत हो मेरे पास उससे कम डेटा पॉइंट्स जब भी होगा और मुझे क्या करना होगा, डेटा क्लीनिंग, तो मैं हमेशा किसके साथ जाऊंगा, कैपिंग एंड फ्लोरिंग ऑफ वेरिएबल्स, राइट। यहाँ पे लेस मैंने लिख दिया है, लेस का मतलब जब आपके पास क्या हो, आपको जितनी डेटा पॉइंट्स की जरूरत हो आपके पास उससे कम डेटा पॉइंट्स जब भी होंगे और आपको डेटा क्लीनिंग परफॉर्म करना होगा, आप क्या यूज करोगे, कैपिंग एंड फ्लोरिंग ऑफ वेरिएबल्स। अगर मान लो आपको जितनी डेटा पॉइंट्स की जरूरत है या आपके पास उतने डेटा पॉइंट्स हैं जितनी आपको जरूरत है या उससे ज्यादा अमाउंट में आपके पास डेटा पॉइंट है, तो उस केस में आप किसका यूज करोगे, रिमूवल ऑफ आउटलायर्स, राइट। तो इसका मैं कब यूज करता हूँ, जब मेरे पास सफिशिएंट नंबर, मतलब जितने मुझे डेटा पॉइंट चाहिए उतने मेरे पास है। जब मेरे को जितने डेटा पॉइंट चाहिए उतने ना हो या उससे कम हो, तब मैं कौन से मेथड का यूज करता हूँ, कैपिंग एंड फ्लोरिंग ऑफ वेरिएबल्स फॉर डेटा क्लीनिंग, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए, 1 होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स की मुझे जरूरत है अगर मैं क्लस्टरिंग को परफॉर्म करना चाहूँ। देखो अगर आपके पास एक भी डेटा पॉइंट है या एक भी वेरिएबल है तो आप क्लस्टर को बना सकते हो, राइट। सो अगर मेरे पास एक भी वेरिएबल है या एक भी फीचर है या एक भी डेटा पॉइंट है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्लस्टरिंग को परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि एक पॉइंट से भी मैं एक क्लस्टर को बना सकता हूँ। फाइन, नाउ मान लो मेरे पास क्या है, फॉर 2 रन्स, है ना। अगर मैं के मीन क्लस्टरिंग को 2 बार चलाऊं, के मीन क्लस्टरिंग एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है ना। अगर मैं इस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को 2 बार चलाऊं या 2 बार रन करूं, तो क्या मुझे सेम तरह के रिजल्ट मिल सकते हैं, क्या मुझे सेम तरह के क्लस्टरिंग रिजल्ट मिल सकते हैं। द आंसर इज यस। अगर आप अपने के मीन क्लस्टरिंग को एक से ज्यादा बार रन करा रहे हो तो चांसेस हैं कि आपको सेम तरह के रिजल्ट मिले, राइट। अगर के मीन क्लस्टरिंग को मैं एक से ज्यादा बार चला रहा हूं तो चांसेस हैं कि आपको सेम तरह के रिजल्ट मिले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, राइट? इज इट पॉसिबल, it is possible is it possible that the assignment of observation to cluster does not change between successive iteration of K-map? इसे कहने का मतलब ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो क्लस्टर्स के ऑब्जर्वेशंस मुझे मिले हैं पहली बार के मीन्स को जब मैंने रन किया, क्या जब मैं उसको दोबारा रन करूं तो जो भी ऑब्जर्वेशन मुझे मिले उसके अंदर कोई चेंज ना हो? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, राइट? बिल्कुल हो सकता है। के मीन्स के अंदर ऐसे चांसेस हैं कि मुझे सेम तरह की वैल्यू मिले, लेकिन कब मिल सकता है? ये एक ऐसा पॉइंट होता है जैसे जब भी मेरा के मीन कहाँ रीच कर जाएगा, ग्लोबल मिनिमा या लोकल मिनिमा, इन दोनों में से किसी एक भी पॉइंट पे अगर मेरा के मीन्स क्लस्टरिंग पहुंच गया तो उस केस में क्या होगा, जो मुझे ऑब्जर्वेशन मिलता है मेरे क्लस्टर का वो सेम मिलेगा, मतलब 2 बार रन करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, यस आंसर होगा, मींस द फर्स्ट इज द राइट आंसर। Now, question number 8. Which of the following can act as possible termination condition K means? अगर मैं K means को end करना चाहता हूँ, रोकना चाहता हूँ, तो इसमें से मैं किस चीज को करूँ जिसकी वजह से K means रुक जाए, है ना? K means is the algorithm and which step should we perform in order to end this algorithm? First, अगर K means के अंदर मैं iteration को क्या कर दूँ, फिक्स्ड कर दूँ, ऑब्वियस सी बात है एक वक्त के बाद वो रुक जाएगा, राइट? सेकंड, अगर मैं जितने भी ऑब्जर्वेशन है, राइट, the assignment of observation to cluster does not change between iteration except cases with a bad local minima. अगर क्लस्टर मेरे चेंज नहीं हो रहे हैं, राइट, या जो भी ऑब्जर्वेशन है मेरे क्लस्टर का वो कुछ वक्त के बाद चेंज नहीं हो रहा है, तो मेरा के मींस ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, राइट? दूसरा, अगर सेंट्रॉइड चेंज नहीं हो रहा है, अगर सेंट्रॉइड चेंज नहीं हो रहा है, सेम रह रहा है, तो वहां पर भी के मींस मेरा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और लास्ट तो खुद ही कह रहा है कि टर्मिनेट करने का काम कर रहा हूँ। कब कर रहा हूँ? जब आरएसएस फॉल कर जा रहा है एक सर्टेन वैल्यू के नीचे। तो मतलब मैं ये चारों में से किसी भी एक स्टेप को परफॉर्म करूंगा तो जो के मीन्स है वो मेरा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा या रुक जाएगा, राइट? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है जिसको दिक्कत होती है या जो सफर करता है जब भी जो प्रॉब्लम ऑफ कन्वर्जेंस है वो कहाँ पे हो, वो आपका हो लोकल ऑप्टिमा में, राइट? जब भी आपका क्या हो रहा है, जब भी वो बात करेगा कन्वर्जेंस की, कहाँ पे बात करेगा, लोकल ऑप्टिमा पे। जब भी लोकल ऑप्टिमा पे कन्वर्जेंस की बात होगी तो सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत होती है के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को। सबसे ज्यादा किसको दिक्कत होती है? के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को। और इसके साथ साथ एक और एल्गोरिथम है जिसको दिक्कत होती है, जिसका आपका नाम है दिस इज द राइट आंसर, मींस एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। ऐसे 2 एल्गोरिथम है जिसको दिक्कत होती है, जो सफर करते हैं जब भी कन्वर्जेंस कहाँ पे हो, लोकल ऑप्टिमा पे हो। The very first is K means clustering algorithm. The second one is expectation maximization clustering algorithm, right? Expectation maximization clustering algorithm, right? So यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? We have 1 and 3 as our answer, so the correct option is D. जब भी बात करेगा कन्वर्जेंस की लोकल ऑप्टिमा पे तो 2 ऐसे यहाँ पे एल्गोरिथम दिए हैं जिसको दिक्कत होती है कन्वर्जेंस का। ये जो मतलब कन्वर्जेंस के साथ अच्छे से काम नहीं कर पाते, कौन से पॉइंट पे, लोकल ऑप्टिमा पे। पहला के मींस, दूसरा एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज मोस्ट सेंसिटिव टू आउटलायर्स? मतलब इसमें से ऐसा कौन सा एल्गोरिथम है जिसको अगर आउटलायर्स मिल गए, किसी भी क्लस्टर में आउटलायर मिल गया तो बहुत ही सेंसिटिव है, मतलब मुझे रॉन्ग डेटा दे देगा, ठीक से काम नहीं करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, आउटलायर के साथ सफर कौन करता है सबसे ज्यादा? के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। K means clustering algorithm, राइट? मतलब ये क्या करता है, ये जितने भी डेटा पॉइंट है ना, उनका क्या निकालता है, मीन निकालता है। ऐसे यहाँ पे गलती से आ गया है, उनका क्या निकालता है, मीन निकालता है, राइट? और मीन निकालने के बाद वो क्या फाइंड करता है, मेरे क्लस्टर का सेंटर, राइट? मेरे क्लस्टर का सेंटर वो कैसे निकालता है, जितने भी डेटा पॉइंट है सबका मीन निकाल के। अगर इन्हीं डेटा पॉइंट्स में से कुछ ऐसे डेटा पॉइंट है जो क्लस्टर के बाहर हो तो वहां पे चांसेस है कि जो मेरा के मीन है ना, वो मुझे गलत रिजल्ट है या ठीक से काम ना करे। सो ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसा कौन सा एल्गोरिथम है क्लस्टरिंग का जो आउटलायर्स के साथ क्या है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, तो वो आपको क्या होगा, के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन क्लस्टरिंग बी यूज्ड टू इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ लीनियर रिग्रेशन मॉडल? मैं क्लस्टरिंग को किस तरह से यूज कर सकता हूँ अगर मैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एक्यूरेसी को क्या करना चाहता हूँ, इंप्रूव करना चाहता हूँ। मैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एक्यूरेसी को क्या करना चाहता हूँ, इंप्रूव करना चाहता हूँ।
तो इसका मेरे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। पहला कह रहा है कि मैं क्या करूँ, अलग अलग क्लस्टर के ग्रुप बना दूँ। दूसरा कह रहा है कि मैं क्लस्टर को आईडीज दे दूँ और वेरिएबल कौन से यूज करूँ, ऑर्डिनल वेरिएबल। तीसरा कह रहा है कि मैं क्लस्टर की सेंट्रॉइड्स बना दूँ और कौन सा वेरिएबल यूज करूँ, कंटिन्यूअस वेरिएबल। और चौथा कह रहा है कि मैं क्लस्टर के साइज को यूज करूँ और कौन सा वेरिएबल यूज करूँ, कंटिन्यूअस वेरिएबल। ऑलवेज रिमेंबर, क्लस्टरिंग में मैं क्या यूज करूं, जिसकी मतलब मदद से मैं किसको एक्यूरेसी बढ़ा रहा हूँ, किसकी एक्यूरेसी, लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। सो ये जितने भी 4 हैं, 4 के चारों स्टेप्स को मैं परफॉर्म कर सकता हूँ अगर मैं क्या बढ़ाना चाहता हूँ, एक्यूरेसी किसकी, लीनियर रिग्रेशन मॉडल की विद द हेल्प ऑफ क्लस्टरिंग। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका होगा सही आंसर। लेट मी जस्ट राइट हेयर, यहाँ पे दिया नहीं है, सो लेट मी राइट माय ओन ऑप्शन एंड दैट वुड बी ऑल ऑफ द अबव, राइट, ऑल ऑफ द अबव, ऑफ द अबव। सो मेरा सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। मतलब मैं सारे स्टेप्स को परफॉर्म कर सकता हूँ अगर मुझे क्या करना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है किसका, लीनियर रिग्रेशन मॉडल की। मैं क्लस्टर को अलग अलग क्लस्टर के ग्रुप बना सकता हूँ, क्लस्टर की आईडीज बना सकता हूँ ऑर्डिनल वैल्यू के साथ, सेंट्रॉइड क्लस्टर के बना सकता हूँ कंटिन्यूअस वेरिएबल के साथ, और क्लस्टर की साइज को भी बना सकता हूँ एज ए इनपुट फीचर फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल। फाइन, नाउ लेट्स मूव। अच्छा, ऑप्शन तो दिया था, दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, राइट। नाउ what could be the possible reason for producing two different dendrogram using agglomerative clustering algorithm for the same data set? इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं agglomerative clustering algorithm यूज करता हूँ तो मतलब मेरा डेटा सेट सेम है, मेरा डेटा सेट एक ही है, लेकिन जब इसी सेम तरह के डेटा सेट के ऊपर मैं एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का यूज करता हूँ तो फिर मुझे 2 अलग तरह के डेंड्रोग्राम क्यों मिलते हैं? क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है मुझे अलग अलग तरह के डेंड्रोग्राम मिले? देखो, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हो सकता है आपने क्या यूज किया है, प्रॉक्सिमिटी फंक्शन यूज किया, हो सकता है आपने क्या यूज किया है, डेटा पॉइंट, हो सकता है आपने क्या यूज किया है, वेरिएबल्स। ये तीनों में से आप कुछ भी यूज करोगे, राइट, तो चांसेस है कि आपको क्या मिलेगा, सेम डेटा सेट के ऊपर 2 अलग अलग डेंड्रोग्राम। कब, जब मैं क्या यूज करता हूँ, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। फाइन, अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्लस्टरिंग टेस्ट आगे करेंगे इसको, है ना, जब हमको थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अभी इसे फोकस करते हैं। हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, हमारे पास एक डायग्राम दिया गया हुआ है और ये कह रहा है कि y एक्सिस पे अगर y की वैल्यू मेरी 2 है, जो 2 की ये है ना 2.0, y की वैल्यू मेरी क्या है 2, तो पूछ रहा है व्हाट विल बी दी नंबर ऑफ क्लस्टर्स फॉर्म। मतलब अगर मैं इस 2 पॉइंट पे, जो कि कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पे, यहाँ से एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो कितने क्लस्टर्स में बना पाऊंगा। देखो बहुत सिंपल है, अगर आप किसी पॉइंट से एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हो ना, तो आप पहले ये देखो कि वो कितने लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कितने वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक मेरा वर्टिकल लाइन ये हो गया, एक दूसरा वर्टिकल लाइन ये हो गया, तो जितने भी वर्टिकल लाइन को मेरा ये वाला लाइन इस मतलब इंटरसेक्ट करेगा उतने ही क्लस्टर फॉर्म होंगे, राइट। तो कितने क्लस्टर फॉर्म होंगे, 2। डायग्राम से सिंपल है, कौन से पॉइंट, 2 पॉइंट्स मैंने एक लाइन खींचा, जितने भी लाइन को ये काट रहा है उतने क्लस्टर फॉर्म हो जाएंगे, राइट। सिंपल है, एकदम सिंपल चीज है। आप आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल के मींस क्लस्टरिंग फेल टू गिव गुड रिजल्ट। इसमें से कौन से, किस केसेस में जो के मींस क्लस्टरिंग है वो फेल हो जाएगा मुझे अच्छा रिजल्ट देने में? डेटा पॉइंट विद आउटलायर, डेटा पॉइंट विद डिफरेंट डेंसिटीज, डेटा पॉइंट विद राउंड शेप्स, डेटा पॉइंट विद नॉन कॉन्वेक्स शेप्स। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो आपका होगा डी। मतलब के मींस क्लस्टरिंग मुझे सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा जब डेटा पॉइंट मेरा क्या हो, आउटलायर के साथ हो, या डेटा पॉइंट की डेंसिटीज अलग अलग हो, या डेटा पॉइंट्स किस शेप में ना हो, नॉन कॉन्वेक्स शेप, है ना, कौन से शेप में हो, नॉन कॉन्वेक्स शेप। तो इस केस में क्या होगा, जो मेरा के मींस क्लस्टरिंग है वो फेल हो जाएगा मुझे एक अच्छा रिजल्ट देने में। फाइन, आगे चलते हैं। Now which of the following metrics do we have for finding dissimilarity between two cluster? अगर मुझे dissimilarity फाइंड करनी है 2 या उससे ज्यादा क्लस्टर की, किसके अंदर, हायरार्किकल क्लस्टरिंग के अंदर, तो मैं इन तीनों का यूज करता हूँ। मैं इन तीनों में से किसी भी मतलब कोई भी चीज यूज कर सकता हूँ। क्या फाइंड करने के लिए? ये मेरे क्या है, पहले तो बता दूं, ये मेरे मैट्रिक्स हैं और इन तीनों मैट्रिक्स में से मैं किसी भी एक मैट्रिक को यूज कर सकता हूँ अगर मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, डिसिमिलैरिटी, किसी भी 2 या उससे ज्यादा क्लस्टर के बीच में, किसके अंदर, हायरार्किकल क्लस्टरिंग के अंदर। तो मैं इन तीनों में से किसी भी एक मैट्रिक का यूज कर सकता हूँ।
So the correct option is D, 1, 2 and 3. Next question, which of the following is are true? So cluster analysis negatively affect by the multicollinearity of features. Cultural analysis is negatively affected by heteroscedasticity, right? तो इसका जो सिंपल चीज है, देखें याद रखना कि जो मेरा क्लस्टरिंग एनालिसिस है, जब भी बात करेगा नेगेटिवली अफेक्टेड की, तो एक ही चीज है जो इसको नेगेटिवली अफेक्ट करता है, वो है मल्टीकोलिनियरिटी, राइट? मल्टीकोलिनियरिटी। अगर क्लस्टरिंग एनालिसिस को नेगेटिवली अफेक्ट करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? मल्टीकोलिनियरिटी, राइट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मल्टीकोलिनियरिटी। नाउ which of the following is our valid iterative strategies for treating missing values before clustering analysis? अगर मैं कोई खोई हुई वैल्यू को ट्रीट करना चाहता हूँ या फाइंड करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ क्लस्टरिंग एनालिसिस करने से पहले, तो मैं इसमें से क्या यूज करता हूँ? इसमें से मैं क्या यूज करता हूँ? सो अगर मुझे जहां भी बात होगा मिसिंग वैल्यू को ढूंढने की या ट्रेट करने की, किसके अंदर, मतलब क्लस्टरिंग एनालिसिस से पहले अगर मुझे किसी मिसिंग वैल्यू को ट्रेट करना है, ढूंढना है, राइट, तो मैं क्या यूज करता हूँ? मैं यूज करता हूँ एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम। मैं क्या यूज करता हूँ? EMA, एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम। जहां पे भी किसकी बात हो, मिसिंग वैल्यू की, और क्लस्टरिंग से पहले मुझे करना है किस तरह से? आइटरेटिवली। मैं किसका यूज करता हूँ? एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अज्यूम, मान के चलते हैं कि मुझे क्लस्टर बनाना है, मेरे पास 7 ऑब्जर्वेशन है, मुझे इस 7 ऑब्जर्वेशन से 3 क्लस्टर बनाने हैं, राइट? और मैं उन ऑब्जर्वेशन को यूज किया और 7 ऑब्जर्वेशन को यूज करने पहले आइटरेशन के बाद मेरे पास रिजल्ट क्या है? ये 3, राइट? अब मुझसे पूछ रहा है कि अगर मेरे पास पहले आइटरेशन के बाद रिजल्ट ये आया है, राइट, तो इसमें से वो कौन सा पॉइंट है जिसको मैं क्लस्टर का सेंट्रॉइड मान के सेकेंड आइटरेशन को परफॉर्म कर सकता हूँ, राइट? पहले आइटरेशन के बाद मेरे पास ये पॉइंट है, अब सेकेंड आइटरेशन करने से पहले मैं इन पॉइंट्स में से या किस पॉइंट को, मैं इसमें से किस पॉइंट को क्या मानूं? सेंट्रॉइड, ताकि मैं क्या कर सकूं? सेकेंड आइटरेशन, राइट? तो इसको करने के लिए कुछ स्टेप है जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है, एक एक करके मैं इसको बताता हूँ और इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि मेरे पास C1 ये है, राइट? तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले वाले का पॉइंट लेना है 2, राइट? पहले वाले का पॉइंट ये है 2। अब आपको सेकेंड वाले का पहला वाला डिजिट लेना है जो है 4, प्लस थर्ड वाले का आपको पहला डिजिट लेना है जो है 6। ये सिंपल कह लो कि तीनों पॉइंट में से जो x है ना, हमको उसको क्या करना है? जोड़ना है। x1, x2, x3 मैंने उसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद कितना आया ये? 6 4 10 2 12। अब मैं इसको कितने से डिवाइड करूंगा? जितने ये नंबर है, ये नंबर कितने? 3, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? 4, राइट? तो पहला पॉइंट मुझे क्या मिला? 4। इसी तरह से अब मैं क्या करूंगा? सारे वाई वाई पॉइंट को लूंगा। वाई वाई पॉइंट क्या है? 2, 4 और 6 सेम पॉइंट। मैं क्या करता हूँ? 2 प्लस 4 प्लस 6, ये कितना आएगा? 12। टोटल कितने पॉइंट्स मैंने लिए? 3 पॉइंट्स। मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, मुझे कितना मिला? 4। तो पहला जो मेरा सेंट्रॉइड का पॉइंट आया वो क्या आया? 4/4। मैं इसको कहता हूँ x4 y4। तो पहला मेरा पॉइंट आया 4,4। 4,4 यहाँ पे दिख रहा है। चलो ठीक है, बाकी पॉइंट्स भी निकालते हैं, राइट? अब बाकी पॉइंट्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? बाकी पॉइंट निकालने के लिए अब मैं इसको लूंगा, राइट? x को x के साथ जोड़ो तो आपको क्या मिलेगा? 0 + 4, जो आपको क्या हो जाएगा? 4, राइट? सिमिलरली y को y के साथ जोड़ो जो कि आपका 4 + 0, that would be 4, राइट? अब यहाँ पे मेरे पास जो एक और सेंट्रॉइड का पॉइंट बना वो कौन सा बना? 4,4, राइट? पहला मेरा क्या था? 4,4। दूसरा मेरा क्या बना? ये मेरा कितना आया? 4/, अच्छा सॉरी एक यहाँ मिस्टेक हो गया। जो स्टेप हमने यहाँ पे किया, 3 पॉइंट है, 3 से डिवाइड किए थे। यहाँ पे कितने? 2 पॉइंट, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा? 2 से। अब मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा? 2। सिमिलरली मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा? 2 से, तो मुझे कितना मिलेगा? 2। जितने भी पॉइंट होंगे आप उसको उससे डिवाइड करो। अब जो मेरा यहाँ पे पॉइंट आ गया है वो क्या आ गया? 2,2। तो यहाँ पे देखो C2 का पॉइंट 2,2 दिया है, परफेक्ट। अब इसी तरह से हम लोग निकालते हैं तीसरे पॉइंट में, जो हमको तीसरा वाला दिया है आइटरेशन के बाद ऑब्जर्वेशन, इसमें हमारा सेंट्रॉइड क्या आएगा? तो वही चीज, इसका x जोड़ो जो है 5 + 9, कितना आएगा आपका? ये आपका आएगा 14, राइट? 14, 5 + 9 14। अब आप इसको डिवाइड करो तो जितने भी आपके पास नंबर है, तो मेरे पास 2 नंबर है तो मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, मुझे कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 7। सिमिलरली y को जोड़ो, सेम है 5 + 9, दैट वुड बी 14,
और 14 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं जरा, लेट मी पुट इट लाइक दिस, यस, यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 5 के साथ 5 को 9 से जोड़ूंगा, 14 आया, अब जितने नंबर उसे डिवाइड करूंगा मुझे क्या मिल गया, 7। तो मेरा जो तीसरा पॉइंट बन गया वो क्या बन गया, 7,7। तो C1 मेरे पास क्या है, 4,4, C2 मेरे पास क्या है, 2,2, C3 मेरे पास क्या है, 7,7। तो कितने, मतलब इसमें से मैं किसको एज अ सेंट्रोइड मान के चलूंगा क्लस्टर को, यहाँ पे जो सही आंसर आपका होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो ये मेरा है ऐसा पॉइंट जिसको मैं क्या मान के चलूंगा, एज अ सेंट्रोइड सेकेंड आइट्रेशन करने से पहले, राइट। तो आई होप स्टेप्स क्लियर होंगे, बहुत ही साफ साफ मैंने लिख दिया, ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, ये मेरा C3। स्टेप देख लो क्या है, सबसे पहले सबका x जोड़ लो, राइट। फिर जितने भी आपको x दिए हैं आप उसे डिवाइड कर लो, यहाँ पे 3 थे मैंने 3 यूज किया। फिर आप सबका क्या करो, y जोड़ो, ठीक है। फिर जितने भी y है आप उसको से डिवाइड कर लो। सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या किया, x को x के साथ जोड़ा, यहाँ पे लिख दिया। अब 2x थे तो मैंने 2 से डिवाइड किया, मेरे पास रिजल्ट आ गया। सिमिलरली मैंने y को y के साथ लिख दिया, 2y थे मैंने इस तरह से डिवाइड किया। सिमिलरली आगे का स्टेप, राइट। तो सेंट्रोइड निकालना है, यही स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि मान के चलो कि आपके पास 7 ऑब्जर्वेशन है जिसमें से 3 क्लस्टर बने हैं और k मींस क्लस्टर को एक बार चलाने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आया है। पहले हमसे पूछ रहा था, सेम क्वेश्चन था लेकिन पहले पूछ रहा था कि क्लस्टर का सेंट्रोइड मैं किसको मान के चलूंगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, मैनहट्टन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस फॉर ऑब्जर्वेशन 99, राइट। मैनहट्टन डिस्टेंस पूछ रहा है 99 का, कौन से सेंट्रोइड से, C1 से। C1 से मैनहट्टन डिस्टेंस एक पूछ रहा है। तो जब भी मैनहट्टन डिस्टेंस की बात होगी, राइट, जब भी मैनहट्टन डिस्टेंस की बात होती है तो हम लोग पहले तो इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे, पहले तो हम लोग इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे, राइट। इस पॉइंट को कंसीडर करने के बाद हम लोग किस पॉइंट को कंसीडर करेंगे, C1 का जो सेंटर वाला पॉइंट, राइट। जब भी मैनहट्टन डिस्टेंस की बात होगा एक पॉइंट हमको दिया रहेगा, दूसरा बताया रहेगा कि हमको कौन से सेंट्रोइड का पॉइंट लेना है। अगर C1 की बात करें, C1 में हम लोग कौन सा लेते हैं, सेकंड पॉइंट, राइट, जो कि है 4 4। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, मैनहट्टन डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, मैं मान के चल रहा हूँ ये है मेरा x2 और ये है मेरा y2, राइट। ये मेरा x1 है, मेरा y1 है। तो मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर मैं इसको माइनस करूँ 9 माइनस 4 प्लस फिर मेरे पास क्या है 9 माइनस 4। तो इसका आंसर अगर मैं निकालूं तो ये आएगा 10, राइट। तो मैनहट्टन डिस्टेंस मेरे पास कितना होगा, 10। याद रखना जब भी आपसे मैनहट्टन डिस्टेंस निकालने को कहे आपको एक पॉइंट दिया रहेगा, दूसरा आपको क्या कहेगा, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड में हम लोग कौन सा पॉइंट लेते हैं, अगर 3 पॉइंट दिया तो मिडिल वाला लेंगे, अगर 2 दिया है तो लास्ट वाला लेंगे, राइट। सो इस केस में मेरा क्या आ जाएगा, रिजल्ट 10। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, फाइन। सो यहाँ पे 10 दिया था, परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मेरे पास 2 वेरिएबल है, एक v1 और v2 है ना, और दोनों को मैं यूज कर रहा हूँ क्लस्टरिंग के लिए, तो इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी जब मेरा k क्या हो 3 के बराबर। यहाँ पे देखो कुछ कंडीशन दिया, k की वैल्यू है मेरी 3, इसमें से क्या ट्रू होगा, राइट। सो देखो कह रहा है कि v1 v2 के पास अगर कोरिलेशन है 1 तो जो क्लस्टर सेंट्रोइड है वो स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा कह रहा है कि अगर यही कोरिलेशन क्या है 0 तो मेरा क्लस्टर सेंट्रोइड स्ट्रेट लाइन होगा। तो मुझे ये बताना है कि इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट लिखा है वो ट्रू है। याद रखना v1 v2 अगर मेरे वेरिएबल है, राइट, v1 v2 अगर मेरे वेरिएबल है जो यूज हो रहे हैं किसमें, k मींस क्लस्टरिंग के अंदर, जहां पे k की वैल्यू क्या है 3, राइट। जब भी बात होगी स्ट्रेट लाइन की, जब भी बात होगी स्ट्रेट लाइन की, तो स्ट्रेट लाइन सिर्फ तभी बनेगा जब कोरिलेशन इन वेरिएबल्स के बीच में कितना हो, 1, राइट। जब भी v1 v2 के बीच में कोरिलेशन कितना होगा, 1, तभी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो सही आंसर क्या होगा, ए, राइट, 1 ओनली। नाउ यहाँ पे देखो एक आपको दिया क्वेश्चन, कह रहा है फीचर स्केलिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप बिफोर अप्लाइंग टू के मीन एल्गोरिथम, राइट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। तो फीचर स्केलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है के मीन एल्गोरिथम को करने से पहले। ऐसा क्यों, राइट, ऐसा क्यों। सो इसका जो रीजन है वो ये है कि इन डिस्टेंस कैलकुलेशन it will give the same weight for all features। जैसे स्टार्टिंग में हमने एक एमसीक्यू किया था जहां पे हमने ये देखा था कि जो के मीन एल्गोरिथम है इसको आउटलायर से दिक्कत होती है, दूसरा इसको उन डेटा पॉइंट से दिक्कत होती है जिनका विड्थ अलग अलग है, राइट। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको डेटा पॉइंट दे दूंगा के मीन एल्गोरिथम को और मान लो उसको बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिल गए जिसकी विड्थ अलग अलग, तो वहां पे मुझे
थोड़ा सा डिफरेंट आंसर देगा, मतलब एग्जैक्ट या एक्यूरेट काम नहीं करेगा। तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ता है, मैं के मीन एल्गोरिथम से पहले क्या यूज करता हूँ, फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग क्या करता है, जितने भी मेरे पॉइंट्स है ना उनको ज्यादातर क्या करता है सेम वेट्स में बांट देता है, या उनको मॉडिफाई कर देता है सेम वेट में, राइट, या उनको क्या करता है ये दे देता है सेम वेट, राइट। फिर मैं उसको किसके पास करता हूँ, के मीन्स एल्गोरिथम के पास, और वो फिर अच्छे से काम करते हैं, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए वाला, सेम वेट प्रोवाइड करना सारे डेटा पॉइंट को बिफोर पासिंग टू के मीन एल्गोरिथम। ये किसका काम है, फीचर स्केलिंग का। आगे चलते हैं। Which of the following method used for finding the optimal number of cluster in K mean? अगर आपको कोई भी पूछे आपको क्या बताना है, ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर किसके अंदर बताना है, के मीन के अंदर। अगर के मीन के अंदर आपको बताना है ऑप्टिमल क्लस्टर कितने या कम से कम कितने क्लस्टर बनेंगे के मीन के अंदर, ऑलवेज रिमेंबर एल्बो मेथड इज देयर फॉर यू, ठीक। अगर मुझे क्या निकालना है, ऑप्टिमल क्लस्टर मुझे बताना है के मीन्स एल्गोरिथम के अंदर, देन आई विल गो विद एल्बो मेथड। में क्या यूज करता हूँ, एल्बो मेथड। इसमें से क्या ट्रू है के मीन्स क्लस्टरिंग के बारे में, के मीन्स बहुत ही ज्यादा यूज होता है या बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, राइट। दूसरा, बैड इनिशियलाइजेशन की वजह से इसके अंदर कन्वर्जेंस की स्पीड कम हो जाती है। बैड इनिशियलाइजेशन की वजह से इसके अंदर जितने भी ओवरऑल क्लस्टर है वो बहुत ही खराब बनते हैं, मीन्स उतने एक्यूरेट नहीं रहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ये सारी चीजें सही है के मीन्स क्लस्टरिंग के बारे में। आगे चलते हैं। Now which of the following sequence is correct for a K means algorithm using the Forgy method of initialization? इसमें से क्या सही है, या मुझे क्या कह रहा है कि मुझे जितने भी स्टेप दिए इसको सीक्वेंस में रखना है। तो देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर के मीन्स एल्गोरिथम की बात है, सबसे पहले हम लोग स्पेसिफाई करते हैं नंबर ऑफ क्लस्टर। तो मेरा सबसे पहला स्टेप तो यही है, मैं बताऊंगा कि कितने क्लस्टर्स में मुझे अपने डेटा को या जो मेरे पास डेटा सेट है उसको बांटना है। दूसरा मैं क्या करता हूँ, दूसरा मैं रेंडमली सेंट्रोइड को चूज करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्लस्टर को बांट देता हूँ, मतलब क्लस्टर को स्पेसिफाई करता हूँ कि एक डेटा को मुझे कितने क्लस्टर में डिवाइड करना है। दूसरा मैं क्या करता हूँ, मैं सेंट्रोइड को रेंडमली चूज करता हूँ, है ना। मैं किसी भी एक सेंट्रोइड को चूज करूंगा और एक क्लस्टर को असाइन कर दूंगा वो। फिर तीसरा मैं क्या करता हूँ, जितने भी डेटा पॉइंट है, तीसरा स्टेप यही है। तीसरा स्टेप में क्या करता हूँ, जितने भी डेटा पॉइंट है उसको उसके करीब जितने भी क्लस्टर है ना, उनको मैं क्या करता हूँ आपस में असाइन कर देता हूँ। जितने भी डेटा पॉइंट है उनको उसके नियरेस्ट क्लस्टर से मैं क्या करता हूँ, असाइन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, वापस से क्या निकालता हूँ, मैं वापस से मैं निकालता हूँ क्लस्टर के सेंट्रोइड। और क्लस्टर के सेंट्रोइड निकालने के बाद फाइनल स्टेप में क्या करता हूँ, मैं फाइनल स्टेप में मैं करता हूँ रीअसाइन ईच पॉइंट टू द नियरेस्ट क्लस्टर सेंट्रोइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 2 3, देन वी हैव 5 एंड देन वी हैव 4, राइट। तो द करेक्ट आंसर इज दिस। सबसे पहले ये चलता है, फिर ये चलता है, फिर ये चलता है, फिर ये चलता है, फिर ये चलता है, राइट। तो मैंने इस तरह से इसको लिख दिया। सो दैट्स योर आंसर। इसको तुम नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5, राइट। सो कौन सा सीक्वेंस हुआ, 1 2 3 1 2 3 चला, फिर आपका कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा, फिर ये वाला चलेगा, फाइन। तो पहले ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हुआ, 1 2 3 5 4। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ क्लस्टर बताता हूँ, फिर एक सेंट्रोइड को रैंडमली चूज करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, जितने भी डेटा पॉइंट है उसको उसके नजदीक में जितने भी क्लस्टर के सेंट्रोइड है उसके साथ उसको मैं जोड़ देता हूँ या असाइन कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं वापस से सेंट्रोइड को कैलकुलेट करता हूँ, वापस से मैं क्या करता हूँ, जितने भी पॉइंट है उसको नियरेस्ट क्लस्टर को या नियरेस्ट क्लस्टर सेंट्रोइड के साथ उसको वापस से मैं क्या करता हूँ, रीअसाइन, राइट। थोड़ा आगे चलते हैं। Which of the following is are true about DB scan clustering algorithm? DB scan clustering algorithm के बारे में इसमें से क्या ट्रू है। पहला कह रहा है कि for data point to be in a cluster they must be in a distance threshold to a core point। पहला कह रहा है कि अगर कोई भी डेटा पॉइंट है और उसको क्लस्टर के अंदर रहना है तो डिस्टेंस थ्रेशोल्ड जो है वो कौन सा पॉइंट होना चाहिए, जो पॉइंट एकदम बीच में या कोर में, राइट। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि इट हैज स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पॉइंट्स इन द डेटा स्पेस। देखो मैं सिंपल चीज कर देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ। इसका जो भी सही आंसर होगा, मींस 27 का जो भी तुमको सही आंसर लग रहा है मुझे कमेंट में बताना। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन 27 जो क्वेश्चन है इसका जो भी सही आंसर होगा मुझे कमेंट में बताना, मैं चेक करके बताऊंगा, या इसका जो आंसर है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, तुम लोग एक बार चेक कर लेना। फाइन, नाउ लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाई एंड लो बाउंड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्कोर। याद रखना जब भी बात होती है एफ स्कोर की और बात कर रहा है हाई और लो बाउंड, तो हाई को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 1 से, लो को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 0 से। तो यहाँ पे कहीं 1 0 दिखा है, यस दिस इज राइट। ऑलवेज दीज आर ऑलवेज इनक्लोज्ड इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट, सो द करेक्ट आंसर इज 0 and 1, so the correct option is 1।
sorry A, right? A is the correct option, right? High is 1 and low is 0. So इसको बताने के लिए मेरे पास क्या है 0 1, right? So I always resemble it with the help of this square bracket. तो F स्कोर का जो हाई और लो बाउंड का एग्जिस्टेंस है उसको बताने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ 0 और, राइट? सो आज के लिए इतना ही, फिर बाद में हम लोग और भी बहुत सारे एमसीक्यूज को करेंगे। अभी हम लोगों ने कुछ एमसीक्यू किए हैं क्लस्टरिंग के ऊपर, अभी कुछ और एमसीक्यूज हम करेंगे क्लस्टरिंग के ऊपर, फिर हम करेंगे क्लासिफिकेशन, डेटा वेयर हाउस, डेटा माइनिंग और फिर डेटा विजुअलाइजेशन। सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे एमसीक्यू के साथ। तो अगर तुम इसी तरह से एमसीक्यू को देखना चाहते हो, प्रिपेयर करना चाहते हो, तुम सीखना चाहते हो कुछ चीज डेली, राइट? सो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मेरे चैनल पे वीडियो आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको फटाफट देख लो, राइट? क्योंकि पेपर की डेट आ ही गई है, मई में स्टार्ट होने वाला है। एंड वी विल सी यू देयर। थैंक यू।